नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी सेल चल रहा है। हमने पार्ट ए वीडियो भी दिया, एक लेक्चर 1 भी हमने दिया। अब हम समझते हैं बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा। सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग समझे थे कि एक कोशिका की खोज, मतलब कोशिका की खोज किसने किया था। फिर कोशिका जो है, कोशिका के अंगों के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद हमने कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन किया। पहले कोशिका का अंग क्या था? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में हमने बताया था, कोशिका झिल्ली में क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपारगम झिल्ली होता है, और वो क्या होता है कि वो पादप और जंतु में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पादप में और जंतु में पाए जाते हैं। और जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या करता है? पदार्थों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका भित्ति पेड़ों को सुरक्षा एवं आकार देता है, और सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। किस चीज का बना होता है पादप की कोशिका भित्ति? सेलुलोज का। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीवद्रव। जीवद्रव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीवद्रव की खोज किसने? पुरकिंजे। जीवद्रव क्या करता है? कोशिका के अंगों को सूखने नहीं देता है। जीवद्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका के अंगों को आकार देता है और स्वरूप देता है, और केंद्रक द्रव जो है, केंद्रक द्रव केंद्रक के अंगों को आकार देता है। फिर हम लोगों ने केंद्रक के बारे में, केंद्रक के 4 अंग होते हैं। केंद्रक के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला केंद्रक कला। केंद्रक कला मतलब हुआ क्या कि केंद्रक में ही दोहरी झिल्ली जैसा, कितनी झिल्ली जैसा? दोहरी झिल्ली जैसा, दोहरी झिल्ली जैसा ही एक, मतलब दोहरी झिल्ली जैसा ही रहता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरह, यानी कि कोशिका झिल्ली की तरह एक दोहरी झिल्ली रहता है, जिसे केंद्रक कला के नाम से जाना जाता है। ये जो बना रहता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा केंद्रक कला के बाद केंद्रक द्रव के बारे में पढ़ा, यानी कि हम लोग केंद्रक के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ केंद्रक के अंगों में। तो केंद्रक के अंगों में चार अंग होते हैं। पहला केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव, तीसरा केंद्रिका, चौथा जो है क्रोमेटिन धागे। और यही क्रोमेटिन धागे को आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। हमने आपको बताया था कि क्रोमेटिन धागे जो है, क्रोमेटिन धागे जो है वो जो है आपस एक दूसरे से क्या होते हैं कि एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से जो है वो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से टूटते हैं, आपस में विभाजन हो जाते हैं। जब विभाजन हो जाते हैं तो वो छोटा, उसका मुंह पर, यानी कि हम आपको अभी करके दिखाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मोटा हो जाते हैं, छोटा और मोटा हो जाते हैं। इसी छोटे एवं मोटे भाग को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। इसको क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे। अब हम समझते हैं गुणसूत्र क्या है। क्रोमोटिन का ही जो है भाग है। सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने, ठीक है। कोशिका का जब विभाजन होता है, यानी कि कोशिका का जब विभाजन होता है, तो उस समय क्रोमेटिन जो धागे जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमेटिन धागे हैं, ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन धागे हैं। तो जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे देखिए ये क्रोमेटिन धागे हैं, तो हम एक दूसरे से जब अलग होंगे, तो ये जब अलग, मान लीजिए इसको हम तोड़ देंगे, अलग होना मतलब विभाजन हो जाना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का विभाजन। सूरत टूटिए नहीं रहा, ये विभाजन हो गया। तो जब देखिएगा ना, तो यहाँ इस जो मुंह पर जो है, इस यहाँ मुंह पर देखिएगा, मुंह पर क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, जमा हो जाता है। यहाँ देखिए जमा होकर क्या हो जाता है? जमा होकर ये क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है इस मुंह पर। और जब छोटा और मोटा हो जाएगा, छोटा मतलब कि जमा हो जाना, तो इसी छोटे और मोटे भाग को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। समझे? गुणसूत्र मतलब समझ गए। क्रोमेटिन को ही, जब क्रोमेटिन एक दूसरे से जब विभाजन होता है, तो विभाजन होने के बाद क्या होता है कि वो संकुचित होकर, जमा होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसी छोटे और मोटे भागों को क्या कहा जाता है? संकुचित भाग को क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। छोटे या मोटे या संकुचित भाग को क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। अब देखिए बात यह है कि क्रोमोसोम जो, यानी कि क्रोमोसोम को इंग्लिश में क्रोमोसोम और हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक के अंदर। अब देखिए क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले कि
यानी कि कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर आपका क्या होगा, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर आपका क्या पाया जाएगा, डीएनए, और इसी डीएनए के अंतर्गत भूत पाया जाता है, जीन, भूत नहीं समझना, जीन, ठीक है। ये जीन क्या करता है, जीन सबसे छोटा इकाई है, मतलब सबसे छोटा है कोशिका के, अगर केंद्रक का सबसे छोटा इकाई अगर देखा जाए तो जीन है, मतलब केंद्रक में सबसे डीएनए के बाद केंद्रक के बाद डीएनए के बाद जीन, यानी कि जीन सबसे कार्यात्मक इकाई है और ये सबसे छोटा है। जीन जीवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। मतलब आनुवांशिक सूचना क्या होगा, आनुवांशिक सूचना ये इसे कहते हैं, जैसे देखिए हमारा अगर बच्चा पैदा हुआ तो इसका गारंटी कौन लेगा कि हमारा बच्चा पैदा होगा वो मनुष्य होगा। हो सकता है कि हमारा बच्चा जो पैदा हो वो भैंस हो, तो उसका गारंटी जो है जीन लेता है, आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। आनुवांशिक गुण क्या हुआ, बाल, नाक, कान, मुंह, दांत, सारे गुण को ले जाता है, कौन ले जाता है, जीन ले जाता है कि अगला जो बच्चा पैदा हो वो आदमी पैदा हो, न कि जानवर पैदा हो, ठीक है। तो ये जीन मतलब अब देखिए ये जो है अब गुण को नहीं ले जाता, मतलब हमारा जो गुण है, जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट अगर मान लीजिए हम पढ़ने में तेज है तो जरूरी नहीं है कि हमारा अगला पीढ़ी पढ़ने में तेज हो, तो गुण को नहीं ले जाता। लेकिन अनुवांशिक गुणों को, जैसे रंग रूप आकार होता है, रंग रूप नहीं कह नहीं सकते हैं, आकार को ले जाए, मतलब हमारा बाल, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा मतलब ऐसे समझिए डीएनए क्या करता है, जीन क्या करता है कि हमारे शरीर को पहले पूरा पहचान करता है, और वही पहचान करता है कि कैसा है तुम्हारा एक कान है कि दो कान है, सारा चीज पहचान करके इसके बाद वो क्या करता है, जीरोक्स निकाल देता है 9 महीना के बाद। तो उसी जीरोक्स जब निकालता है तो ये जीरोक्स निकालने के जीरोक्स का मशीन कौन है, डीएनए या जीन। अरे डीएनए का ही ना भाग है जीन, तो जीन कह सकते हैं। जीन जीवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। इन दिस क्लियर पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर, जब क्रोमेटिन धागे आपस में विभाजन होते हैं तो क्या हो जाता है, विभाजन होकर संकुचित होकर वो क्या होते हैं, आपस में जम जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, इसी भाग को गुणसूत्र कहा जाता है। और ये गुणसूत्र जो है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और इसी केंद्रक के अंदर डीएनए, और इसी डीएनए के अंदर आपका जीन पाया जाता है। समझ में आना चाहिए। अब देखिए कि मानव में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा मतलब 23 दूनी 46, जोड़ा कोई चीज होता है तो 2 होता है। जैसे एक जोड़ा सेब मतलब 2 सेब, संख्या में 2 और जोड़ा में 1, ठीक है। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र तो संख्या कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा गुणसूत्र। तो हमारे मानव के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र विभिन्न गुणों को निर्धारण करते हैं। ये जो है विभिन्न गुण को निर्धारण कर, हमारे शरीर का जो गुण है, जैसे खेलना, बोलना, हंसना, कूदना, ये सब गुणों का निर्धारण कौन करते हैं, 22 जोड़े। 22 जोड़े मतलब 44 गो, 46 गो में से 44 गो 22 मतलब 44 जो है, यानी कि 22 जोड़ा जो है वो विभिन्न गुणों को निर्धारण करता है। जबकि 2 जोड़ा गुणसूत्र ये क्या करता है, लड़का या लिंग का निर्धारण करता है। लिंग मतलब लड़का या लड़की हो। अगर 22 जोड़ा गुणसूत्र, सब में 22 जोड़ा, 44 गुणसूत्र सब में होगा सेम टू सेम, इसको ऑटोसोम कहा जाता है, ठीक है। 22 जोड़े गुणसूत्र सब में रहेगा, लेकिन इसमें गुणसूत्र चेंज हो जाएगा, आकार इसका X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा। अगर XY होगा तो ये लड़का होगा, और अगर XX होगा तो वो लड़की होगा। हम इसको और विस्तार से करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। मेटाफेज में किया जाता है। मेटाफेज क्या होता है, एक अवस्था होता है, कोशिका का एक अवस्था होता है मेटाफेज। हम जब कोशिका विभाजन जब पढ़ाएंगे तो उसमें मेटाफेज समझा देंगे बढ़िया से। अभी थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि गुणसूत्र का संरचना का अध्ययन जो करते हैं वो मेटाफेज में अवस्था में करते हैं। देखिए कोई भी चीज ना हम लोग जोड़ा में दर्शाते हैं, क्योंकि शरीर का सारा अंग जोड़ा में है। हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 2 कान, नाक भी 2 गो है, तो देखिए ये अजंता गुफा 2 गो है, ठीक है। आंख भी 2 गो, तो कोई भी चीज हम लोग जोड़ा में दर्शाते हैं। कान भी 2 गो, पैर भी 2 गो, सब जोड़ा में है। तो उसी तरह हम लोग जोड़ा में दर्शाएं इसको, हम लोग क्या दें, गुणसूत्र को जोड़ा में एग्जैक्टली में एक ही जैसा रहता है। जैसे हम देखें, बना देते हैं सुता के इसको,
हम ये एक गुणसूत्र हुआ, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र, ये जो बाहरी भाग है, हम एक ही गुणसूत्र को लेते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र का जो बाहरी भाग है उसको क्रोमेटिड कहा जाता है। एक गुणसूत्र में 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र में यानी कि गुणसूत्र की संख्या जोड़े में होती है। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटेड को ही अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ये आधा भाग देखिए नहीं, आधा है, अर्ध भाग है। एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, देखिए ना, ये 2 अर्ध गुणसूत्र। खाली इसको देखिए, इसको नहीं देखिएगा। ये दो गुणसूत्र की फॉर्म, 2 गुणसूत्र का फिगर बनाए हैं। आप एक गुणसूत्र को देखिएगा तो आपका ये एक गुणसूत्र ऐसा है जो हम बनाए यहाँ। तो एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटेड होते हैं, 2 क्रोमेटेड है ना, 2 आधा भाग 2 है। सेंट्रोमेयर, यहाँ जो गुणसूत्र के बीच वाले भाग को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमेयर कहता है। बीच वाले भाग को, मध्य वाले भाग को सेंट्रोमेयर कहता है। अब देखिए ये क्या होता है कि गुणसूत्र के सबसे अंतिम में सैटेलाइट कहा जाता है। सबसे बाहरी, सबसे पहले भी होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। हम इसको उल्टा बना दिए तो ये सबसे ऊपरी भाग है। इधर क्या है? सबसे ऊपरी। तो इस ऊपरी भाग में एक छोटा सा, मतलब थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। तो इस भाग को हम लोग अनुषंगी या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। कुछ गुणसूत्र के दूरस्थ सिरे पर एक या एक से अधिक गांठों के समान उभार होते हैं जिन्हें सैटेलाइट कहता है। अब देखिए क्या होता क्या है कि ये जो सैटेलाइट है ये सबसे ऊपरी भाग है। सबसे क्या है? ऊपरी भाग है। गुणसूत्र के सबसे ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। मध्य वाले भाग को सेंट्रोमियर, अच्छा सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर कहते हैं। निचला भाग को हम उल्टा बना दिए हैं फिगर। निचला भाग को जो है टेलोमेयर कहता है। और एक गुणसूत्र में ये जो है, ये आप देख रहे हैं जो स्प्रिंग जैसा, ये आपका डीएनए है। और एक गुणसूत्र में एक ही डीएनए होता है, एक से ज्यादा डीएनए नहीं होता है। अगर देखिए ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है आपका, तो एक गुणसूत्र में एक ही डीएनए होगा। ये भी गुणसूत्र है तो एक गुणसूत्र में एक ही डीएनए होगा। उसी तरह गुणसूत्र के सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? सैटेलाइट। सबसे मध्य भाग सेंट्रोमियर, निचला भाग टेलोमर, ठीक है। अब देखिए आपको समझना, सैटेलाइट जो है मनुष्य के सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। मतलब सभी गुणसूत्र में सैटेलाइट नहीं होते हैं, सिर्फ 5 जोड़ी गुणसूत्र में सैटेलाइट होता है। 5 जोड़ी मतलब 10 गुणसूत्र में सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गुणसूत्र के बारे में अध्ययन। अब हम समझते हैं, फिर से रिकॉल मारते हैं। तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर। जब क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से विभाजन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? संकुचित होकर छोटे एवं बड़े मोटे हो जाते हैं। इसी संकुचित भाग को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन है। यानी कि केंद्रक का सबसे छोटा इकाई हो जाएगा आपका जीन हो जाएगा। मतलब डीएनए से अगर छोटा चले तो सबसे इस चेन में, इस श्रृंखला में सबसे छोटा अंग हो जाएगा आपका जीन हो जाएगा। और जीन क्या करता है? एक जीवों को अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये अनुवांशिक गुण को ले जाता है। अगर कैसे अब पैदा होगा, अगला पीढ़ी कैसा पैदा होगा, तो अनुवांशिकी गुण मतलब कैसे उसका आंख होगा कि नहीं होगा, तो ये सारे गुणों को ले जाता है। कौन ले जाता है? जीन ले जाता है, ठीक है। अब ये था मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए गुणसूत्र जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। देखिए आप, हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इनको रोक कर जो है एक बार आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए कि गुणसूत्र जो है, यानी कि गुणसूत्र क्या होता है कि 22 जोड़े गुणसूत्र और एक्स वाई अगर हो गया तो वो लड़का होगा। अगर 22 जोड़े मतलब सब में 44 होगा, सिर्फ चेंज होगा एक्स एक्स, 2 गुणसूत्र चेंज होगा। अगर एक्स वाई हो गया तो लड़का होगा, एक्स एक्स हो गया। अच्छा ये एक्स एक्स क्या होता है? इसका आकार होता है लड़का का। हम आगे चल के अभी बताएंगे आपको। तो ये समझना है आपको गुणसूत्र के बारे में। देखिए समझना है डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड। हमने बताया न्यूक्लिक एसिड क्यों? केंद्रक, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का, केंद्रक को कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए
फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड, 2 बार बोलना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए को पहली बार देखा कॉल्सबर्ग ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने उतना इसके बारे में दिलचस्प नहीं लिया, उतना इसको पता नहीं था कि डीएनए क्या होता है। लेकिन इनकी जो खोज जो किया गया था वो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, यानी कि डीएनए का जो खोज किया था वो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। लेकिन हम लोग कई बार कंफ्यूज होकर वाटसन एवं क्रिक को डाल देते हैं, लेकिन वाटसन और क्रिक था, इन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, डीएनए जो है 2 कुंडली संरचना का मिलकर बना होता है। डीएनए किस चीज का होता है? 2 कुंडली संरचना, इस तरह का 2 कुंडली संरचना का, द्विकुंडली डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहली बार संरचना के बारे में किसने कहा? तो वाटसन एवं क्रिक ने, इन्होंने खोज नहीं किया था एग्जैक्टली में, पहले ही खोज कर दिया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। और राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना एकल कुंडली होती, एक भाग को, मतलब एकल कुंडली, इस तरह के भाग को, एकल कुंडली के भाग को आरएनए कहा जाता है, ठीक है। अब समझना है कि पहले गुणसूत्र हमने एक चेन बनाया कोशिका के अंदर केंद्रक, और इसी केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम, और इस क्रोम में डीएनए, और इस डीएनए में आपका जीन होता है। तो समझना है कि ये गुणसूत्र हुआ आपका। गुणसूत्र हमने आपको पहले ही अभी बताया था कि गुणसूत्र ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे हम लोगों ने बनाया था, तो वही गुणसूत्र है। और जब एक गुणसूत्र का टेंगरिया पकड़ के खींच देंगे, तो खींचेंगे तो एक निर्माण होगा डीएनए, और इस डीएनए को और खींचेंगे तो आपका निर्माण हो जाएगा आपका जीन का। यानी कि ये डीएनए एक डीएनए जो है 10 न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू होता है एक डीएनए। मतलब एक डीएनए, मतलब डीएनए जो बना होता है 10 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। मतलब समझना है कि एक टर्म में जो डीएनए रहता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड को डीएनए कहा जाता है। ये इस तरह का जो आकार होता है ये जुड़ा रहता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये समझना है कि गुणसूत्र को अगर खींचेंगे तो डीएनए को अगर खींचेंगे तो आपको जीन निकलेगा। अब हम समझते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए द्विकुंडलित होता है। इसके बाद हटाइए अभी न्यूक्लियोटाइड को, अब हम समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक में क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। डीएनए दो भागों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, यानी कि डीएनए में दो होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट तत्व से मिलकर बना होता है। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार के होते हैं। शुगर में कौन सा शर्करा इसमें पाया जाता है? तो इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर पाए जाते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर पाए जाते हैं और आरएनए में राइबो शुगर पाए जाते हैं। नाम से पता करना है इसमें। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिडोमिन। यही होता है मेन, इसी में आपको फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें समझना है कि नाइट्रोजन बेस जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पायरिडोमिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, एजी, ठीक है। पायरिडोमिन 2 प्रकार के होते हैं, साइटोकाइनिन और थाइमिन। अब देखिए क्या होता है कि एडिनिन, और जैसे हमको आरएनए बनाना है तो कुछ नहीं करना, सब वही रहेगा, सिर्फ थाइमिन के जगह पर यूरेसिल को लगा दिया जाता है। थाइमिन के जगह पर यूरेसिल को लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका आरएनए, ठीक है। अब देखिए प्यूरिन और पायरिडोमिन के बीच में एच बॉन्ड होते हैं। एच बॉन्ड मतलब समझना है बंधन, बॉन्ड को इंग्लिश में बंधन कहते हैं। हस्तबैंड मतलब हस्तबंधन, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तबंधन मतलब हाथ के बंधन को हस्तबैंड कहा जाता है। इसलिए तो शादी ब्याह कार्ड में अगर देखिएगा तो शादी ब्याह कार्ड में इस तरह का रहता है, ऐसे नहीं आकृति देता, मतलब हाथों के बंधन को हस्तबैंड कहा जाता है, हस्तबंधन। तो उसी तरह एच बॉन्ड होते हैं, एक जोड़ने के लिए एक बंधन बनाया जाता है प्यूरिन और पायरिडोमिन के बीच। तो प्यूरिन, अब देखिए कौन कौन सा बंधन होते हैं, कई 3 प्रकार के बंधन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल ए और टी के बीच यानी कि एडिनिन और थाइमिन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं,
और ग्वानिन और साइटोकानिन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में होता है और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है। अब देखिए डीएनए एग्जैक्टली में करता क्या, तो अनुवांशिकी गुणों को ले जाता है। इसका काम ही है अनुवांशिकी गुणों को ले जाना। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब निर्माण करता है प्रोटीन को। तो जब कोई बच्चा माँ के पेट में पल रहा तो इसका डिसाइड कौन करेगा कि उनका बच्चा जो है आदमी ही पैदा हो, यानी कि उसी जैसा आकृति पैदा हो, तो वो डिसाइड करता है आपका डीएनए हो। क्या करता है, सारे शरीर का पहचान कर लेता है, सारे शरीर को पहचान लेता है और जस्ट उसका फोटोकॉपी निकाल देता है। तो ये काम है आपका डीएनए का, ठीक है। अब देखिए डीएनए ये जो है आपका, ये हमने बताया जीन मतलब डीएनए ही बात। तो ये ए जी टी सी AGTC, तो इस भाग को जो हम लोग कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या भाग कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और इसमें AG जुड़ा रहता है। ए किसके साथ जुड़ा रहा, सॉरी हमने उल्टा बता दिया है। ए जुड़ा रहता है T के साथ और G जुड़ा रहता है C के साथ, AT और GC, ठीक है, AT और GC। तो ये आपको समझना चाहिए। अब देखिए ये रहता, ये न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अगर वही सिंगल हेलिक्स रहे तो इसको आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल कुंडलित आकृति होता है, जबकि डीएनए जो है डबल आकृति का होता है। तो ये था आपका डीएनए। अब हम समझते हैं आरएनए के बारे में। तो ये पहले ये समझना कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले डीएनए को देखा कॉल्सवर्थ ने, लेकिन उन्होंने उतना विस्तृत अध्ययन नहीं किया, इसके बारे में उतना नहीं कर पाया। देखा था, सिर्फ देखने का काम किया था। इसका खोज कौन किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी बुक में जो वाटसन एवं क्रिक के बारे में दे दिया जाता कि डीएनए खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगर ऑप्शन में फ्रेडरिक मिस्चर ना रहे तो आपको वाटसन एवं क्रिक देना है, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन द्विकुंडलित संरचना पहली बार किसने कहा कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड आकार के होते हैं, यानी कि डबल कुंडलित होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं। तो वाटसन एवं क्रिक ने कहा। और डीएनए को दो भागों में बांटा गया, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। शुगर, इसमें कौन शुगर पाए जाते हैं, तो इसमें डीऑक्सी शुगर पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस के रूप में प्यूरिन और पैराडेमिन। प्यूरिन दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन, और पैराडेमिन दो प्रकार के, साइटोकानिन और थायमिन। ए के साथ, ए और टी के साथ डबल बॉन्ड और जी और सी के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये था आपका डीएनए। हम समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसमें जो कौन सा शुगर पाए जाते हैं, राइबोस शुगर, ठीक है। हमने आपको बता दिया था उसमें डीऑक्सी शुगर पाए जाते हैं, उसमें राइबोस शुगर पाए जाते हैं डीएनए में। और आरएनए में राइबोस शुगर पाए जाते हैं। और हमको अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सब उसी तरह की आकृति का रहता है। सिर्फ क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन क्षार के जगह पर थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। हमने आपको बताया था अभी डीएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में जहाँ थायमिन जो नहीं रहता, थायमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है। और जब अगर सिर्फ थायमिन के जगह पर यूरेसिल को बैठा देंगे, चिपका देंगे, तो वो बन जाएगा आपका आरएनए। आरएनए की संरचना एकल कुंडली होती है, मतलब ये सिंगल हेलिक्स का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, एकल संरचना। और डीएनए की संरचना द्विकुंडली, दो कुंडली का होता है, ठीक है। तो आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है। कौन, आरएनए, ठीक है। प्रोटीन एक बहुत ही संकुचित है, संकुचित मतलब एक बहुत जमा घनत्व वाला, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही संकुचित पदार्थ है जो 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो है किससे बना होता है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 एसिड अम्ल से बना होता है। और इस 20 एमिनो एसिड में अगर इस 20 एमिनो एसिड को जोड़ देंगे एक दूसरे से, मतलब सबको जोड़ देंगे, तो आपको 20 एमिनो एसिड इक्वल टू एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण यानी कि एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है बच्चों, आपका प्रोटीन का, ठीक है।
और ये 20 एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो है 20 एमिनो एसिड होते हैं, 10 एमिनो एसिड होते हैं पहले से। तो ये 20 एमिनो एसिड में 10 एमिनो एसिड ऐसा होता है जो हमारे शरीर में पहले से होते हैं, भगवान ने इसको डाउनलोड करता है पहले से, ठीक है। और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसे भोजन के माध्यम से प्राप्त करना होता है। अब देखिए इसी में सबसे फेरा, ये तो भगवान ने पहले से डाउनलोड किया है, अब इसको हम लोग क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करवाना है। तो यानी कि 10 एमिनो एसिड को क्या करते हैं कि इसी 10 एमिनो एसिड को हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आप कैसे प्राप्त करते हैं, क्या खाते हैं, उससे आपको पता चलेगा। अब आरएनए की प्रकार हम खोजते हैं। तो आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए को फुल फॉर्म एम से मैसेंजर मतलब भेजना, आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए, और फिर राइबोसोम आरएनए, ठीक है, राइबोसोम आरएनए। अब एमआरएनए क्या करता है, तो एमआरएनए क्या करता है, जो भोजन में 10 आवश्यक जो एमिनो एसिड होता है ना, जो भोजन हम देखिए ये 10, तो ये 2 प्रकार के 20 एमिनो एसिड होते हैं, 2 प्रकार के 10 एमिनो एसिड पहले से डाउनलोड होता है, शरीर में पहले से मौजूद होता है, और 10 एमिनो एसिड हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब इसी में जो है आपको इसी में फेरा है। तो इसमें क्या फेरा है, ये प्ले स्टोर पर जाके पहले आपको नेट खोलना पड़ेगा, नेट खोलने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, जाने के बाद सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने के बाद तब आपको जो है ये 10 एमिनो एसिड मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें 10 एमिनो एसिड के लिए तीन आरएनए के 3 भाग काम करते हैं। पहला क्या होता है कि भोजन में जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करता है, एमआरएनए, और इसे क्रम में सजा देता, पहचान कर इसको रख देता, सजा देता है। इसके बाद ये परिवहन करता है, ले जाने का, ट्रांसफर मतलब परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट से ही बना ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या करता है, मतलब जो 10 एमिनो एसिड है उसको परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे, राइबोसोम मशीन है। राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम मशीन के पास ले जाएगा कौन, तो सबसे पहले पहचानने का काम कौन किया, एमआरएनए, और ले जाने का काम कौन किया, टीआरएनए। और इसके बाद जब ये एमिनो एसिड को ले जाएगा राइबोसोम के पास, तो वो सटाक से ना पकड़ेगा, बोला एमिनो एसिड तरह दिखाइयो, तो उधर से एमिनो एसिड आएगा और उसको मशीन में डाल के, जैसे ईख वाला गन्ना वाला मशीन पिछोड़ देता है, निकालता है, प्रोटीन निकाल देता है। एमिनो एसिड से क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है। तो ये था आपका आरएनए। अब देखिए डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाता, तो हमने क्या बताया कि डीएनए से आरएनए सिर्फ क्या करना है, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो आपको क्या करना है, डीएनए से अगर आरएनए बनाने के लिए आपको थायमिन के जगह पर नाइट्रोजन बेस में अगर थायमिन को हटाकर यूरेसिल को लगा देना है तो आपका आरएनए बन जाएगा। डीएनए से आरएनए बनाना, यानी कि डीएनए से जो है डीएनए से अगर आरएनए बनाएंगे तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए से अगर प्रोटीन बनाएंगे तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। किस विधि द्वारा, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि को ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा, और आरएनए से प्रोटीन बनाना उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये था आपका आरएनए और डीएनए। अब हम समझते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस ये है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधे के पादप के हरित लवक में। हरित लवक जो है मनुष्य मतलब जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। हम आगे चल के बताएंगे हरित लवक, ठीक है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं डीएनए, और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, जीव द्रव में, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में, ठीक है। कहाँ उपस्थित होते हैं, 2 जगह, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में। अब देखिए डीएनए में पायरेडिन और प्यूरिन लिखे थे, नाइट्रोजन क्षार के रूप में पायरेडिन और प्यूरिन लिखे थे। तो इसमें क्या होता है कि पायरेडिन क्षार के जगह पर साइटोकाइनिन रहता है, इसमें भी साइटोकाइनिन, लेकिन क्या होता है कि थायमिन के जगह पर इसमें यूरेसिल को घुसा देता है। अगर यूरेसिल को घुसेड़ देगा तो वो डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाता है। और डीऑक्सीराइबोज, अच्छा प्यूरिन क्षार के रूप में, तो प्यूरिन क्षार के रूप में क्या रहता है आपका क्या रहता है, एडेनिन और ग्वानिन रहता है। तो उसमें भी, इसमें भी प्यूरिन क्षार के रूप में, आरएनए में भी प्यूरिन क्षार के रूप में एडेनिन और ग्वानिन रहता है।
इसमें कौन से शुगर पाए जाते हैं? डीऑक्सीराइबोज, नाम से ही पता करना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें भी डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, इसका नाम राइबोज है तो इसे राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें शुगर कौन सा पाया जाता है? शुगर नहीं, शुगर, राइबोज शुगर। ठीक है। डीएनए अनुवांशिक, ये इसका कार्य क्या है? तो डीएनए है वो अनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए, हम अगर आदमी है तो इसका गारंटी कौन लेता है कि हमारा जो पैदा बच्चा होगा वो कहीं डायनासोर ना हो जाए और कहीं वो कौवा बिलार ये सब पैदा ना हो जाए। तो उसका गारंटी कौन लेता है कि हमारा बच्चा अगर पैदा हो तो वो भी क्या हो, कि वो भी मनुष्य ही पैदा हो। तो उसका गारंटी आपका डीएनए ही लेता है। डीएनए जीरोक्स का मशीन जैसा करता है, जीरोक्स के मशीन की तरफ काम करता है। और आरएनए का काम है क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना है। तो ये था आपका डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। अब हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो एग्जैक्टली में हमने आपको बताया कि डीएनए जो है, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन, अल्टर आदमी था इसलिए अल्टमैन नाम रखा गया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे खून में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। जब हम सांस लेते हैं तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाकर हमारे खून में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एगो चक्र चला देता है, साइकिल चला देता है, चक्र चला देता है। उसका काम ही है क्या? ले जाना, फिर वापस आना, ले जाना, ले जाना। तो एक चक्र चला देता है जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। इसलिए इस चक्र को हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये जो चक्र का जो खोज किया था, साइकिल का खोज किया था, इसे क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। इसलिए इसे हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब देखिए, क्रेब्स चक्र के जो मतलब जब क्रेब्स चक्र होता है, यानी कि जो ले जाता है हेमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन ले जाता है, तो जब ले जाता है तो एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। और 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देता है। ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, ग्लूकोज को बना देता है। यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। यही ग्लूकोज, देखिए एटीपी क्या हुआ? एटीपी जो है 38 एटीपी हो गया। 38 एटीपी जो है वो क्या बन गया? आपका ग्लूकोज बन गया। और यही ग्लूकोज तो हमें ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम लोग पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गिरी कहते हैं, मतलब ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है, ये समझना चाहिए आपको। इसके बाद छोटा अंग है आपका ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी का। ये इनकी खोज जो है केमिनो गोल्जी ने, इसी के नाम के आधार पर रखा गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। यह पदार्थों को परिवहन, कोशिका में सभी पदार्थों को ढोने का टेम्पू का काम कौन करता है? टेम्पू और बस का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता, परिवहन करता, सभी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। इसके बाद रसधानियां या रिक्तिकाएं या वेकल्स, ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि पादप में जो है इनकी संख्या कम होती है और जंतु में इनकी संख्या अधिक होती है। यानी कि पादप में रिक्तिकाएं की संख्या कम और जंतु में रिक्तिकाएं की संख्या अधिक होती है। और हमारे शरीर में 65% पानी होती है और जितना भी पानी होता है सारा का सारा पानी इसी रसधानी में जमा होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से रिकॉल मारते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। और इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जागिरी पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्तिकाएं, गोल्जी बॉडी केमिनो गोल्जी। और ये गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। रसधानियां क्या करता है? तो रसधानियां क्या करता है? ये रसधानियां पादप और जंतु में पाए जाते हैं। और रसधानी जो है सारे पानी को इकट्ठा करता है, यानी कि सारे पानी को बैंक की तरह जमा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे और हंसते रहिए, बिना मतलब का हंसते रहिए, खूब हंसिए, जी भर के हंसिए। धन्यवाद।